उत्तराखंड में सियासी उलटफेर के बीच विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है और जब इस मसले को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने वजह बताई। जरा वजह सुन लीजिए। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनको स्वागत है। सर बीजेपी कर्मचारी सर रमन सिंह ये कह रहे कि ये अय्याशी का अड्डा बना हुआ छत्तीसगढ़, दारू खिला रहे हैं, हम दारू पिला रहे हैं, हम शुगर खिला रहे हैं, की तरफ से कहा गया है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए, उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? वो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। ठीक है, थैंक यू। झारखंड तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कई नावों पर कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि अक्टूबर में पता चल जाएगा कि कौन अध्यक्ष होगा। सुनिए जरा। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था अपने वक्तव्य में कि पिछले 40-50 साल से जैसा सोनिया गांधी जी ने उदयपुर में कहा कि कांग्रेस पार्टी को बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है और वो उनमें से वो शख्स है जिनको बहुत कुछ मिला है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, विपक्ष के नेता रहे हों, तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज समय था कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र की सरकार और भाजपा के खिलाफ एक मुहिम जो चल रही है उसमें साथ देने का, उसमें भूमिका निभाने का। कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं और जैसा मैंने कहा, जब सोनिया गांधी जी खुद कह चुकी हैं कि जिन जिन लोगों को पार्टी ने इतना कुछ दिया है, आज समय पार्टी को वापस देने का है, वो करने के बनस्पत वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो जनता और समय तय करेगा कि निर्णय कितना सही था, कितना गलत था। बहरहाल हम लोगों का 4 तारीख का आयोजन पूरी तैयारी से हम लोग लगे हुए हैं और 7 तारीख की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये भी ऐतिहासिक होगी और सब मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर, संगठन चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया, क्या गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है पार्टी? देखिए, ये वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मिस्त्री जी जो चुनाव प्रणाली के हमारे सीए के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक शेड्यूल बनाया है और जैसा वेणु जी ने कहा कि इस कांग्रेस में चुनाव प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी अध्यक्ष बने हैं, उनको किसने वोट डाला? उन्होंने नामांकन कब भरा? किन किन लोगों ने कंटेस्ट किया? कौन कौन खिलाफ कर सकते थे? ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहां चुनाव की प्रक्रिया होती है, ओपन इलेक्शन है, कोई भी नामांकन भर सकता है? 24 से 30 तक सितंबर में कोई भी अपना नामांकन भरेगा और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिसको भी हमारे डेलीगेट्स वोट डालेंगे वो चुनाव जीत कर आएगा। और जैसा खुद एआईसीसी के सभी नेता बोल रहे हैं कि सब लोग, ये खुला चुनाव है, कोई भी लड़ सकता है इसमें, तो हमें इंतजार करना चाहिए परिणाम क्या आएंगे। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, कांग्रेस में एक खुले माहौल में चुनाव प्रक्रिया करने का हमारा जो इतिहास रहा उसको हम बनाए हुए हैं। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी में और खासकर भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ पर नियुक्तियाँ होती कैसे हैं? अध्यक्ष कौन चुनता है? कौन नामांकन भरता है? वो नॉमिनेशन फॉर्म मैंने आज तक देखा नहीं बीजेपी का कि वो पर्चा भर के अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कांग्रेस में हो रहा है और ठीक है, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन अंत में मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा। देखिए, जैसा तो वहीं पेपर लीक होने की 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द हो गई है और नए तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन नाराज अभ्यर्थियों ने बुधवार को पटना में जमकर हंगामा किया। परसेंटाइल सिस्टम लागू और 2 पालियों में होने वाली परीक्षा का अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। इस दौरान बीपीएससी अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया और दरअसल इसी महीने 20 और 22
तारीख को 67वीं बीपीएससी की परीक्षा होनी है और इस बार परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम लागू किया गया है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। और इसके अलावा 2 दिनों में परीक्षा आयोजित करने की जो निर्णय बीपीएससी की ओर से लिया गया है, उसका भी विरोध किया जा रहा है। बोर्ड के इन दोनों निर्णयों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें धांधली होने की आशंका है और यही कारण है कि वो विरोध कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच विपक्षी एकजुटता और नीतीश कुमार की भूमिका 2024 में क्या हो सकती है, इस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंद्रशेखर राव ने कार्यक्रम में गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों के परिवारों को साथ ही 10-10 लाख रुपए का मुआवजा वितरित किया। काफी समय से दिल पे बड़ी बोझ थी कि पटना आए और इस पावन धरती पर शहीदों का सम्मान कुछ मदद करे। जैसा हमारे मुख्य सचिव जी श्री सोमेश कुमार जी ने कहा है, हम आपके परिवारों के प्रियजन जिनको आपने खोए हैं देश के शहादत में, हम उनको वापस नहीं ला, हर तरह के कष्ट में सुख में हम बांट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। उसी प्रकार का हम ऐलान किए थे कि उनके परिवारों के लिए भी, जो कि वो तेलंगाना में काम कर रहे थे, तेलंगाना विकास के लिए काम कर रहे थे, उनके परिवारों को देखभाल भी करना हमारा फर्ज बनता है। ऐसा समझते हुए मालूम ही है कि ये लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित गलवान घाटी में शहीद जो हुए थे बिहार के वीर जवानों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए, और हैदराबाद में जो स्क्रैम गोदाम में आग लगने के कारण जो दुर्घटना हुई थी, तो उसके जो पीड़ित थे और उन सब के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए इन्होंने ये चर्चा की थी और उसी के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। और सब लोगों ने देखा कि उन सबके परिवार के लोगों को ये अर्पित किया गया इन्होंने, तो ये बड़ी अच्छी बात की है। और इन्होंने तो तेलंगाना सरकार की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के जो भी जवानों के परिजन थे उनको 10-10 लाख रुपया, और हैदराबाद में जो घटना घटी स्क्रैम गोदाम में, तो उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने का आज उन्होंने किया, सबको दिया। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद है, बधाई है और आभार व्यक्त करता हूं उनका।